दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद टेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं, जो देश की जो राजनीति है, उसकी दिशा और दशा पर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा किस तरह से हो सकती है, आने वाले जो समय का परिणाम है किस तरह से हो सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें इसमें लगातार की जा रही हैं और जब से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सबके सामने आए हैं, उसने इस बहस को एक नया जन्म दे दिया और नए सिरे से इस पर एक नई बहस भी शुरू हो गई है। क्योंकि जैसा एक अनुमान लगाया जाता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, लेकिन जो परिणाम सामने आया उसमें बीजेपी ने बढ़त प्राप्त की है। तो इसके पश्चात जो राजनीति का गुणा भाग है, वह नए सिरे से लोग गणित बैठाने लगे हैं। इसी प्रकार जो इंडिया गठबंधन है, उसमें भी तमाम तरह की कवायद इस समय देखी जा रही हैं और जो उसके पार्टनर्स हैं गठबंधन के, उनकी बातें भी सामने आ रही हैं, किस तरह से वह अपनी भूमिका को नए सिरे से बनाने की मुहिम में लग गए हैं। उसी प्रकार बीजेपी नेतृत्व वाला जो एनडीए है, हालाँकि एनडीए में जो पार्टियाँ हैं, वो उतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी बीजेपी है। और जो बीजेपी का इसमें आत्मविश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये कहना है कि हैट्रिक बनाने जा रही है बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो ये दिखाता है कि उनके अंदर 3 राज्यों के चुनाव को जीतकर एक नया आत्मविश्वास भी कहीं न कहीं उनके अंदर आ गया है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, इसके इफ़ेक्ट बट क्या है, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मैं श्रवण गर्ग जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं श्रवण गर्ग जी भारतीय पत्रकारिता जगत के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनकी लेखनी और जिनका विश्लेषण सभी को प्रभावित करता रहा है और बड़ा सार्थकता के साथ भरा उनका विश्लेषण रहता है। उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो श्रवण जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत यही तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सबके सामने आ गए हैं और ज़्यादातर लोगों का मानना ये था कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, लेकिन परिणामों ने बीजेपी की स्थिति को ज़्यादा मजबूत दिखाया। हालाँकि जो कांग्रेस का वोट शेयर है, वो 40% के आसपास रहा है और ऐसा भी एक जो आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें अगर टोटल मत जो प्राप्त हुए हैं, उसमें कांग्रेस ने बीजेपी से ज़्यादा मत प्राप्त करे हैं 5 राज्यों के चुनाव में। तो ये क्या इशारा करता है? इसका आप किस तरह से इसको व्याख्या करते हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है, ये भारतीय राजनीति की दिशा को किस तरफ ले जाते दिखाई देते हैं? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव में मिजोरम में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं थी नहीं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं थी नहीं। वो उसका एक विधायक था पहले। अब बचे 3 राज्य। 3 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में थी राजस्थान में, और कांग्रेस सत्ता में थी राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी। तो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि 5 साल इन्होंने पूरे कर लिए थे और जितना बीजेपी चाहती थी, जोर लगा रही थी। खासकर राजस्थान में, वहाँ तो परंपरा है कि एक बार बीजेपी रहती है, एक बार कांग्रेस रहती है। छत्तीसगढ़ में जरूर उम्मीद थी कि वापस आ जाएंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा निराशा हुई, वो मध्य प्रदेश को लेकर है, क्योंकि करीबन 20 साल से एक पार्टी वहाँ सत्ता में बनी हुई है, तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं, कई चीज़ें हैं। तो कांग्रेस की जो हार मध्य प्रदेश में हुई है, वो ज़्यादा चौंकाने वाली है। उसके कई कारण रहे, उन कारणों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मर गया आदमी, उसको पोस्टमार्टम करके आपको क्या मिलेगा। तो इसलिए ये काम कांग्रेस का है, वो पता करे क्यों हारे, नहीं हारे। हमको आगे के बारे में बात करना है। आगे के बारे में 2 तरह से बात कर सकते हैं। एक तो बात ये कर सकते हैं कांग्रेस का क्या होगा, एक ये बात कर सकते हैं कि बीजेपी का क्या होगा। कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। कांग्रेस के भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो हार हुई है 3 राज्यों में, वो कांग्रेस के लिए अच्छी है, क्योंकि अब कांग्रेस अपनी पूरी ताकत नए लोगों के साथ तीनों जगह लगा पाएगी। 2018 में जीत गई थी कांग्रेस इन तीनों राज्यों में,
भूपेश बघेल थे और गहलोत थे और कमलनाथ थे, तीनों जगह मुख्यमंत्री। पर 4 महीने बाद ही जब लोकसभा हुआ तीनों राज्यों में, तो कांग्रेस का सफाया हो गया। ये तीनों ही जिम्मेदार थे तब। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 11 में से सिर्फ 2 सीटें मिली, 9 सीटें बीजेपी को मिली लोकसभा में। मध्य प्रदेश में 2019 में 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली, वो भी कमलनाथ के बेटे को मिली। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें बीजेपी को मिली और 1 सीट आरएलडी को मिली, उसमें भी कांग्रेस को नहीं मिली। ये वो की वही टीम अभी विधानसभा में थी। गहलोत तब भी थे, अब भी है। कमलनाथ तब भी थे, अब भी है। भूपेश बघेल तब भी थे, अब भी थे। अगर जीत जाती कांग्रेस तो तय नहीं था कि लोकसभा में क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि अभी जो चिंता है वो विधानसभा की नहीं है, लोकसभा की है। इन लोगों का हारना कांग्रेस के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अब ये लोग अब बाहर हो गए। ये लोग अब कमान में नहीं है, क्योंकि तीनों ही जगह कांग्रेस को नया नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा जो लोकसभा का चुनाव लड़वाएगा। इन लोगों ने जो गलतियां की उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा है जो हुआ है, कांग्रेस के लिए अच्छा है। कांग्रेस जीत गई तेलंगाना में, आपने देखा कि कितने जबरदस्त तरीके से जीती है। आपने देखा कि मिजोरम में जो सत्ता में थी पार्टी, एनडीए का गठबंधन थी, उसका सफाया हो गया। तो एनडीए और कमजोर हो गया। मतलब अब एमडीए मिजोरम में भी कमजोर हो गया, मणिपुर में भी हो गया, बीजेपी कमजोर हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट में केवल बीजेपी त्रिपुरा में और असम में बची है। दक्षिण में तेलंगाना के बाद पूरा का पूरा दक्षिण चला गया हाथ से। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद 150 सीटें हैं पार्लियामेंट की। बिहार में 2019 में नीतीश कुमार साथ में थे बीजेपी के, अब नहीं है, तो 40 सीटें हैं बिहार में। वैसे ही झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, तो अब वहां सोरेन की सरकार है, वहां 14 सीटें हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की है, तो आप सोचिए कि बंगाल के 42 और 40 यहाँ की, बिहार की, और 14 सीटें झारखंड की। 96। ये बीजेपी के पास कुछ है नहीं अब। और महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी हालत है बीजेपी की। केवल तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या जरूरी है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसकी 91 सीटें हैं, ये जीतना जरूरी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वो जीतना जरूरी है। उत्तराखंड जीतना जरूरी है, हरियाणा जीतना जरूरी है। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा जगह बनाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संकट है इस समय, क्योंकि उसके पास 272 सीटें लाने के लायक राज्य बचे नहीं है। अब उसके पास जो राज्य बचे हैं वो बचे हैं, असम बचा है, उसके पास हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, गुजरात है। ये मोटे मोटे राज्य हैं। अब इन राज्यों की सारी सीटें भी मिल जाए इनको, तब भी पिछली बार जितना आंकड़ा नहीं बनता। आप अगर जोड़ लें तब भी नहीं बनता है, जबकि सारी सीटें मिलेंगी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा संकट में है। और माहौल ये बनाया जा रहा है कि इंडिया अलायंस संकट में। इंडिया अलायंस संकट में है ही नहीं। आपने खुद ने अपनी भूमिका में कहा कि एनडीए के पास, एनडीए कमजोर है।
एनडीए के पास कोई भी बड़ा दल नहीं है इस समय, एक भी नहीं है। बड़ा दल केवल शिवसेना जो टूट कर आया है वो है, बाकी कोई नहीं है। इंडिया अलायंस में सारे बड़े दल हैं अभी, तो इसलिए इंडिया अलायंस को, गठबंधन को चिंता की जरूरत नहीं है। ये जो इंडिया अलायंस है ये आगे के लिए काफी महत्वपूर्ण है और मजबूत है। दूसरा ये कि देश की जनता को भी एक चीज सोचना पड़ेगा कि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो देश में तानाशाही आ जाएगी। अगर मोदी जी इतनी कोशिश कर रहे हैं वो सत्ता में आ जाएं, आ भी सकते हैं। सवाल ये कि अगर वो कमजोर मेजोरिटी के साथ आएंगे या मेजोरिटी के लगभग आएंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष अगर रहेगा पार्लियामेंट में तो सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। अभी क्या हो रहा है कि ये 3 राज्यों में जीत के कारण राज्यसभा में उनकी सीटें बढ़ जाएंगी बीजेपी की। तो अगर लोकसभा में भी अगर भयानक मेजोरिटी मिल जाए और राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो जाए तो फिर सरकार सब कुछ बदल देगी देश में। न्यायपालिका भी बदल देगी, सब संस्थाएं बदल देगी, कानून बदल देगी, आम आदमी की जिंदगी फिर चीन और रूस जैसी हो जाएगी। और सरकार कहेगी कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे ही रहे हैं, हम 140 करोड़ को देंगे, आपको बस बोलने की जरूरत नहीं, चुप रहिए। तो इसलिए नागरिकों को ये सोचना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। नागरिकों को रोजगार भी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी चाहिए, पर आज़ादी भी चाहिए। जैसा कि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आज़ादी ढूंढने के लिए लोग अमेरिका जाएं और इंग्लैंड जाएं, यूरोप जाएं और सिर्फ पेट भरना हो तो यहाँ रुके रहें। आपने देखा होगा कि लोग करीबन 600 लोग रोज प्रतिदिन देश छोड़कर जा रहे हैं। हमारे नागरिकों को पता नहीं है ये बात। 600 से 700 लोग हर दिन साल भर तक दूसरे देशों की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं। तो 700 लोग अगर जा रहे हैं, 20,000 के करीब लोग जा रहे हैं हर महीना, 2.5-3 लाख लोग देश। ये कौन लोग जा रहे हैं विदेशों में? ये पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, जो देश को में रोजगार दे सकते हैं, लोगों को देश की तरक्की में मदद कर सकते हैं। ये बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बाहर? उनको आज़ादी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, यहाँ रोजगार तो है नहीं, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है, तो ये बाहर जा रहे हैं। तो सरकार क्या सोचती है, इनको जाने दो। तो सरकारें आमतौर से अपने नागरिकों को बाहर नहीं जाने देती है। दुनिया के किसी देश में आपने कभी सुना नहीं होगा कि अमेरिका के लोग भारत आ रहे हैं छोड़ के, या ब्रिटेन के लोग आ रहे हैं, या जर्मनी के आ रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं, नहीं बस रहे हैं। हमारी सरकार लोगों को बाहर जाने दे रही है। कारण क्या कि ये वहां से पैसा भेजते हैं, विदेशी मुद्रा। तो सरकार को क्या चाहिए? विदेशी मुद्रा चाहिए, उसको नागरिक नहीं चाहिए। हमारे नागरिकों नहीं है, वो इस बात पर विचार भी नहीं करना चाहते कि देश में हो क्या रहा है। ये अर्थव्यवस्था जो मजबूत बता रहे हैं, ये जो विदेशों से लोग भेज रहे हैं पैसा, उसके कारण मजबूत है। इस कारण मजबूत नहीं कि यहाँ रोजगार हो रहा है या धंधे हो रहे हैं या उद्योग बढ़ रहे हैं, उसके कारण नहीं है। तो सरकार ने तय कर लिया कि लोगों को मुफ्त खिलाते रहो, रोजगार। आप मुझे बताइए कि पिछले कई सालों से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देना है। कितने साल हो गए जब ये
सरकार थी यूपीए की, उसके आखिरी दिनों में ये तय हुआ था कि ये अनाज देना चाहिए जरूरतमंद लोगों को। जी जी। आप देखिए कि उसमें 1 करोड़ लोग भी कम नहीं हुए हैं। किसी ने सोचा कि भाई ये 81 करोड़ के 81 करोड़ ही खाना खा रहे हैं। अगर कम 1 करोड़ हो जाते कम कि भाई उनको रोजगार मिल गया, वो पैरों पे खड़े हो गए। आपने हालत तो ये कर दी कि आप 81 को 100 करोड़ अब करना पड़ेंगे, ऐसी हालत कर दी। तो सरकार चाहती क्या है कि आप खाना खाते रहो, मुफ्त का अनाज लो, मुफ्त की सुविधाएं लो, पर बोलो मत। और देश में एक तरह की व्यवस्था जो आगे चल के बहुमत हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, अदालतों की जरूरत नहीं रहेगी, बहुत सारी चीजें ये लोग कर देंगे। तो इसलिए उसको रोकने के लिए नागरिकों को समझना जरूरी पड़ेगा कि ये जो चल रहा है इसको कैसे बदला जाए, रोका जाए। ये मामला कांग्रेस का नहीं है, भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस के समर्थन का नहीं है। ये मामला ये है कि भाजपा के खिलाफ या जो सरकार है उसके खिलाफ एक विपक्ष को बनाए रखने का है कि कोई कभी सरकार कोई गलत काम कर रही हो तो उसको रोका जा सके। विपक्ष की जरूरत तो ये इसलिए होती है। इसलिए इंडिया अलायंस जो आप देखेंगे कि अभी दक्षिण भारत की 150 सीटें मैंने बताया निकाल दीजिए, फिर 40-42 सीटें बंगाल की हैं, 40 सीटें बिहार की 82 सीटें हैं, और फिर झारखंड की है सीटें। तो आप सोचिए कि 150 सीटें वो और 100 सीटें ये, 250 सीटें चली गई। अब क्या बची सीटें? 250 सीटें बची। महाराष्ट्र के भी ऐड कर लीजिए, महाराष्ट्र के भी, वहाँ हाँ, भी तो महाराष्ट्र की भी ऐड कर लीजिए। तो लगभग बीजेपी के पास बचा क्या? तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितनी बची वो सारी की सारी मिल जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बीजेपी सब कुछ कर रही है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को इस्तीफे दिलवा दिए। आप देख रहे हैं ना कि ये मुख्यमंत्री तक नहीं चुन पा रहे, 4 दिन हो गए। 3 तारीख को रिजल्ट आए थे। कब आए थे? 3 तारीख 3 में को ही आए थे। आए थे ना? है? आज 3 में आए थे। पांचवा दिन है, हाँ, 8 तारीख है। 3 तारीख में आए थे, आज 8 तारीख है, 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन हो गए। वहाँ तेलंगाना में उसको शपथ भी दिलवा दी उन्होंने, विभाग भी बांट दिए उन्होंने, सब कर दिया। इतने झगड़े चल रहे हैं बीजेपी में कि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी कमजोर हो गई है और कांग्रेस हार कर भी मजबूत हो गई है। ये जो आपका सवाल था इलेक्शन का और इंडिया अलायंस का, उसके बारे में मैंने जवाब दिया। अब आपका कोई सवाल हो जी जी, तो आप पूछ लें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई बार जीत कर भी हार कहीं ना कहीं होती है, और हार कर भी जीत में जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं कई बार ऐसे परिदृश्य बन जाते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने कहा कि ये इंडिया गठबंधन के लिए और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए, मतलब ऐसा निराशा वाली बात नहीं है। जिस तरह से जो पुरानी पीढ़ी के जो उनके नेता थे, और कांग्रेस को मौका मिला है कि नए जो नेतृत्व है उसको उभारने का, उसको स्थापित करने का। तो ये जो मौके हैं राजस्थान की, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, और इंडिया अलायंस की जो एक पूरी कवायद है, उसमें किस तरह से आप परिवर्तन कुछ देखते हैं? किस तरह से उसमें परिवर्तन की सुगबुगाहट आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, परिवर्तन तो क्या है, ये इंडिया अलायंस को क्या करना है ये समझिए आप। इंडिया अलायंस की दिक्कत क्या है समझ लीजिए। मध्य मैंने आपको गिनाई सीटें। जी इंडिया अलायंस में जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं या नाराजगी करते हैं वो कौन लोग हैं? एक तो अखिलेश यादव हैं,
एक नीतीश कुमार हैं, एक ममता बनर्जी हैं और एक केजरीवाल है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें, 122 कितनी हो गई, 122 सीटें हो गई, 122 हो गई, और 40 सीटें बिहार की बिहार की, 162 162 हो गई, और एक 17 और 13 और 7 20 सीटें पंजाब और दिल्ली की हो गई। 182 सीटें हैं इन लोगों के पास। ये लोग नहीं चाहते कांग्रेस के साथ मदद करना, वो ये चाहते ही नहीं कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़े। इन राज्यों में बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और दिल्ली में 106 सीटें। अगर ये कांग्रेस को नहीं देंगे सीटें 106 में से और चाहेंगे खुद ही लड़ें, तो बीजेपी इनको हरा देगी। योगी जी को बुलाया है मोदी जी ने बात करने के लिए। बीजेपी इस समय इस कोशिश में है कि यूपी की 80 की 80 सीटें मिलना चाहिए। तो अखिलेश यादव अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे चुनाव, या नीतीश कुमार मिलकर नहीं लड़ेंगे, या ममता नहीं लड़ेंगी, तो क्या होगा, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। तो जो मुस्लिम वोट है और पिछड़ा वोट है वो कांग्रेस को चला जाएगा, तो विपक्ष के जो वोट हैं वो बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट इस बार अखिलेश को नहीं मिलेगा पूरा, बढ़ रहा है, वो कांग्रेस की तरफ चला गया है बहुत सारा, और मायावती से नाराज वोट भी कांग्रेस को चला गया, वो अखिलेश को नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि बीजेपी को फायदा मिलेगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। बंगाल में अगर मुसलमान नाराज हो जाएंगे, बीजेपी के कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। अभी ममता को मिला था वोट, अब मुसलमान 30% है वहां। अगर वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो ममता की बहुत सारी सीटें हार जाएगी ममता। बिहार में होगा, इसलिए कांग्रेस को साथ लेकर ये लोग नहीं चलेंगे, और कांग्रेस ने सब जगह अपने उम्मीदवार खड़े किए तो विपक्ष कमजोर हो जाए। और वैसे ही वो केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हम ही लड़ेंगे अकेले, यहाँ से दिल्ली से भी और पंजाब से भी। वो कांग्रेस को 2 सीटें 4 सीटें इस तरह से दे रहे हैं, और कहीं झगड़ा नहीं है इंडिया अलायंस में, किसी भी राज्य में नहीं है, सिर्फ ये झगड़ा है। महाराष्ट्र में नहीं है झगड़ा, तमिलनाडु में नहीं है। तो इसलिए ये इसको झगड़े को निपटा लेंगे, कोई इशू नहीं है बड़ा। और बीजेपी को कमजोर करना जरूरी है। सत्ता से बाहर हो नहीं हो ये तो देश का मतदाता तय करेगा, पर कमजोर भी हो जाएगी तो देश में प्रजातंत्र कायम रहेगा। अभी चिंता देश में प्रजातंत्र को कायम रखने की है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एक पार्टी का शासन हो गया तो ये बात नहीं कर पाएंगे। ये जो अब थोड़े बहुत जो मीडिया बचा वो भी खत्म हो जाएगा, अखबार भी खत्म हो जाएंगे, बोलना बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति या एक पार्टी की तानाशाही हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो,
वो इस चुनाव में के जो परिणाम है उससे ये ऐसा हो गया है कि कांग्रेस अब बदल रही है। अब आप देखना कि लोकसभा में ये जो 3 राज्य जहां हारी है कांग्रेस, नए सिरे से कैसे पैदा होती है। ये बात कि जैसे कि एक ओबीसी को लेकर बड़ी राजनीति देश में गर्म रहती है और हाँ, ओबीसी का जो वर्ग है, सभी पार्टियां उसको अपने साथ कहने को जोड़ने की कोशिश भी करती हैं और कास्ट सेंसस की बात लगातार चुनाव में राहुल गांधी भी करते रहे हैं, अन्य पार्टी भी करती रही है। ऐसे में साथ में दलित राजनीति की बात भी आती है कि कुछ कुछ सवाल ऐसे भी उठने लगे हैं कि दलित प्रधानमंत्री के लिए अगर कोशिश की जाए कि दलित वर्ग का एक प्रधानमंत्री बन जाए आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार, तो क्या उससे ओबीसी की राजनीति और दलित राजनीति में क्या अंतर आप देखते हैं और कौन सा मुद्दा या कौन से वर्ग की नुमाइंदगी ज्यादा सूट करती है विपक्ष की राजनीति को? तेलंगाना के चुनाव के कारण ओवैसी बहुत कमजोर हो गए। जी, जी, एक तो जो उनकी पार्टी थी बीआरएस वो हार गई, जिसके साथ वो जुड़े हुए थे ओवैसी। उन्होंने ओवैसी ने केवल 9 कैंडिडेट खड़े किए थे और जो तेलंगाना की सरकार थी वो सबसे ज्यादा मदद कर रही थी इनको, इसमें ओबीसी मुस्लिमों नहीं, को। ओबीसी मैंने ओबीसी की बात की थी, ओवैसी नहीं ओबीसी की। अच्छा, ओबीसी की, ओके। जी, तो जी, अब पूरी राजनीति जो है ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, आप ये समझिएगा। जी, जी, जो बीजेपी के सामने दिक्कत आ रही है मुख्यमंत्री तय करने की, वो यही दिक्कत है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना, पर राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं बनने दे रही हैं कि भाई ओबीसी कैसे बनेगा, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह नहीं बनने दे रहे हैं कि ओबीसी कैसे बना सकते हैं। और मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी को बनाते हैं तो वहाँ जो बीजेपी में जो डोमिनेंट ग्रुप है वो जो वो सवर्णों का है, जैसे तोमर हैं या विजयवर्गीय हैं या और लोग हैं। ये जो दिक्कत आ रही है मोदी जी को, वो ये आ रही है कि उनके सामने राहुल गांधी ने ओबीसी की चुनौती पैदा कर दी है, नीतीश कुमार ने, अखिलेश ने, राहुल ने। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, मतलब बीजेपी में लोग नहीं है इसके लिए तैयार, क्योंकि बीजेपी जो है सवर्णों की पार्टी है। जी। तो इसलिए बीजेपी को मतलब समर्थन तो ओबीसी का चाहिए, पर सत्ता सवर्णों के हाथ में रहना चाहिए, बीजेपी का ये है। तो अब जो है ओबीसी, जब जाति जनगणना के बाद से बिहार में ओबीसी इसको समझ में आ गया कि अब ये नहीं चलेगा जो चल रहा था। तो इसलिए क्या हो गया कि ये लोग अब जाति जनगणना के समर्थन में खड़े हो गए हैं बीजेपी वाले, पर करवाएंगे नहीं। जैसे घोषणा नहीं करेंगे, वो करवाएंगे भी, क्योंकि कराएंगे कभी तो पोल खुल जाएगी कि भाई कितने लोग हैं, किस जाति के हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी पता चलेगा कि सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है या नॉन जाटव की है या मुस्लिम्स की है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो गणित है, अब पूरी देश की राजनीति जो है वो अगर ओबीसी पर पहुंच गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाए। तो बहुत बिल्कुल बहुत सर। धन्यवाद आपका प्रशांत जी, और जी, अच्छा आपने लगा आपसे बात करके। जी भाई आपके साहब। दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जी, जी। आशा है वो इस चर्चा का लाभ लेंगे और समझेंगे। जी, बिल्कुल। मैं तो भी आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त बहुत करता बहुत हूँ। आभार, धन्यवाद, थैंक यू, आपने दर्शकों का नमस्कार समय निकाला, मैं आपका बहुत-बहुत आभार जी, व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद निर्णय चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद निर्णय के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।